Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 3 of Depreciation Accounts. In last two sessions, I completed almost the whole theory part of the depreciation accounts with the help of that definition, meaning, some of the basic concepts of the depreciation, also characteristics, nature, that is the necessity discussed. Also we discussed factors affecting the depreciation, right? It is important point. Then after I started some of the factors to be considered to determine the amount and the rate of the depreciation, यानी जब आपको उसका depreciation कितना डिडक्ट करना है, उसका रेट डिसाइड करना हो, 5%, 10%, 15, 15%, 20%, वॉट एवर. सो उसके लिए कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है. और समटाइम्स वी आर डिसाइडिंग द अमाउंट डायरेक्टली. Okay, it is in rare case, mostly we are using the percentage method to deduct the depreciation in our routine accounting related points, right? Sometimes it happens कि डायरेक्टली आपको अमाउंट दिया हुआ होता है तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ता है. सो उसको भी हमने डिस्कस किया. देन आफ्टर आई गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट depreciable assets, how the depreciable assets are there. So we discussed 3 points and different type of the assets. That was the list of that 9 to 10 और 11 different type of the assets. उसको ही हमें ध्यान पर रखना है, वो कॉमन है. इसके सिवा कई बार थोड़ी बहुत प्लस माइनस रहती है एसेट्स, लेकिन जो लिस्ट दिया है उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से ही हमारी डेप्रिसिएबल एसेट्स आएगी. तो डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या है वो भी हमने डिस्कशन कर लिया है. सो दैट्स द एंड ऑफ दैट पोर्शन. नाउ गोइंग टुवर्ड्स हाउ टू डिसाइड द प्राइस, हाउ टू डिसाइड द टोटल अमाउंट. उसके लिए जो भी बेसिक था उसको आगे लेके जाके हम ये सोचते हैं कि कैसे ये अमाउंट डिसाइड होती है, कैसे ये पर्टिकुलर परसेंटेजेस डिसाइड होते हैं. सो डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर द डेप्रिसिएशन. लेट्स सी, हियर इट इज different methods of depreciation. The list is here. See, total 10 methods are there. Don't worry, only 2 methods are there in our syllabus, in 100% syllabus and also in 30% syllabus. 2 ही मेथड हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये सब नाम आप याद रखो. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इन शॉर्ट इसका नाम याद रख लेना, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर FI, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. नाम से ही मालूम पड़ता है ये अमाउंट फिक्स है. ये पर्टिकुलर मेथड में सभी जो अमाउंट डिसाइड होती है, जो भी परसेंटेज होते हैं वो सेम रहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट वन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड से डिफरेंट है. यहाँ बैलेंस जो रिड्यूस होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है. उसको हम मोस्टली WDV मेथड बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसके बाद की जो है सिर्फ आपको नाम याद रखना है. एन्युइटी मेथड, डेप्रिसिएशन फॉर और सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड. ये 12th में थोड़ी बहुत काम लगेगी आपको, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन का मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी. कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, डिप्लेशन मेथड, माइलेज मेथड मोस्टली ऑन व्हीकल्स, मशीन आवर रेट मेथड मोस्टली ऑन द मोर देन 1 or 2 मशीन्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर यूनिट, उसके लिए. तो ये सब अलग अलग टाइप के मेथड है, हमें याद रखने ये 2. सी, एज पर सिलेबस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओनली ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आर एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही डिस्कशन करेंगे. ये सब का कोई थियरी पोर्शन नहीं है, कीप इन माइंड. इसका कोई भी थियरी पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ आपको नाम याद रखना है. नाम याद रखने के लिए आपको ये डिफरेंट मेथड्स का लिस्ट देखना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट. सी, इट इज हियर. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली यूज, वी कैन से पॉपुलर मेथड. तो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करता हूँ मैं, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ही ये SLM. तो याद रखना, वाइडली यूज्ड पॉपुलर मेथड इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडर दिस मेथड द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल. ये इसका एक बेनिफिट रहता है. एक्चुअली वीकनेस यानी लिमिटेशन भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है. पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो SLM मेथड है, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल. हर साल ख़त्म होने पर जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं. यानी कि एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ योर डेप्रिसिएशन इज सेम.
दैट इज़ गुड। वैसे देखा जाए तो हर साल हमको नई अमाउंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो वन साइड देखना जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, राइट, तो वो भी देखेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए याद रखो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेंस आइडेंटिकल। बारी बारी इसलिए बोलता हूँ कि ये आपको लंबे समय तक चलेगा, यानी कि जब तक आप अकाउंटिंग में जुड़े हुए हो ये डेप्रिसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। यानी हम कॉमर्शियल वे में जाते हैं तो सिंपली अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, डेप्रिसिएशन आएगा, आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। सो इट इज़ आइडेंटिकल। सो द ग्राफ ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इसका जो ग्राफ आएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, यानी हमने देख चुके फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखते हो आप, राइट, वैसे हॉरिजॉन्टल होता है। लाइक दैट इसका भी ग्राफ जो होगा, इसका भी जो पर्टिकुलर लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, राइट, क्योंकि उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ये भी याद रखना। सो वी कैन से दिस मेथड इज नोन एज फिक्स इंस्टॉल मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। द रीज़न इज दैट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस आता नहीं है, ये ऑलवेज हॉरिजॉन्टल जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें 5 अलग अलग पार्ट है। पहला है प्रोसीजर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हाउ टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट वन, अंडर दिस मेथड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट्स। इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने थियरी पोर्शन में दिया था, आई थिंक आपको मालूम है और याद भी होगा, C-S डिवाइड बाई एन, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप प्राइस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, यानी उसका जो भी यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स। तो वंस अगेन ये डिटर्मिनेशन जो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हम डिसाइड करते हैं कितना अमाउंट हमको डिडक्ट करना है वो कैसे होगा, द टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सी कीप इन माइंड द वर्ड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये वैल्यू हमें डिसाइड करनी नहीं है, ये एस्टिमेशन करना है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली इट इज़ नॉट डिसाइडेड and it is one type of the estimation for the future. So that is the scrap value from the cost price of an asset. By dividing this particular, right, जो आपने scrap price ली उसको कॉस्ट में से हम माइनस करेंगे, तो बाय डिवाइडिंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट विद द टोटल ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, the arrived amount is called as the annual amount of depreciation. So whenever you will decide the price of the scrap value, it is deducted from the cost price, whatever amount will come, it will be divided by the particular years of the estimated life of asset. So वो भी आपको डिसाइड करना है कि कितने ईयर तक ये आपको काम दे सकती है मशीन, एंड द अराइव्ड अमाउंट इज कॉल्ड एज द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी अमाउंट आएगी वो एनुअल है, हाँ, वो मंथली बेस पर नहीं होता है, और आपको मालूम है ये एक नॉन कैश है, यानी इसका जो अमाउंट डिडक्ट तो होगा लेकिन बाय कैश वी आर नॉट पेइंग दैट वन, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस, revenue expense, right? End of the year it will be deducted. So the annual amount of depreciation can be obtained with the help of the following formula. ये याद रखनी ही है. You have to keep in mind this particular formula for lifetime. Don't forget. Here is the formula. Formula is that D is equal to C minus S by N. D stands for depreciation, C stands for cost price, S stands for scrap value, N stands for number of years of useful life. Depreciation, cost price, scrap value, number of years. See here, same, right? So D is equal to C minus S by N. Don't forget, you have to remember this one. D is equal to C minus S by N, right? तो आपको मिलेगा डेप्रिशिएशन. ये था एक पहला पॉइंट, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से. लेट्स सी द सेकंड वन. हियर इट इज. Sometimes to determine the amount of depreciation rate is provided under this method. यानी ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई, जो आप अकाउंट्स में हमने जब जर्नल चलाया तब आपको मालूम था हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट काउंट करते थे, कैलकुलेट करते थे, राइट, 10,000 के 10%. लाइक दैट हियर ऑल्सो, ये सिंपल कैलकुलेशन है, राइट. यहाँ पर आपको क्या करना है, रेट दिया जाएगा, right? So in this circumstances the multiplication of cost price with the rate of depreciation gives annual amount of depreciation. तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया. यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू है नहीं है, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो क्या करें, राइट, उसका भी ऑप्शन आएगा.
नंबर ऑफ ईयर्स देखना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है ना, आपके पास कॉस्ट प्राइस हो उसको डायरेक्टली टोटल जो भी परसेंटेजेस दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट द एनुअल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। सो फॉर दिस द फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस आर बाई 100, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस multiplied by r that is rate of depreciation divided by 100 because it will be there in percentages, तो 100 is there, so d is equal to annual depreciation, c is equal to cost price, r is equal to rate of depreciation। तो ये तो सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए है। तो शायद अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो उसके ऊपर से रेट आप ढूंढ सकते हो इजीली, इसके हिसाब से आप कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकते हो इजीली, ये हो सकता है, ये मैथमेटिकल वे में सब कुछ आएगा ना, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको रेट ऑफ पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन ढूंढना होगा, तो सब कुछ इसके हिसाब से चलेगा। तो कीप इन माइंड इज इक्वल टू सी इंटू आर बाई 100। ये थी इन्फॉर्मेशन सेकंड पॉइंट में सेकंड फार्मूला की। लेट्स मूव टू द थर्ड फार्मूला। ये क्या है? सो सिंपली ये और कुछ नहीं है, फ्रॉम द फॉर्मूला गिवन बिलो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। तो अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है और आपके पास बाकी की इन्फॉर्मेशन है तो आर इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला कैसे हो सकता है, तो आर इज इक्वल टू डी बाई सी इंटू 100, राइट। मैथमेटिकल वे से हमने कर दिया बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कई बार आपको परसेंटेज भी ढूंढने होंगे, वो नेसेसरी नहीं है। ओके, सो बेनिफिट्स, फर्स्ट वन, it is very simple method to compute depreciation on asset. You can easily find out the depreciation on the asset through this SLM or fixed installment. कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेंटेजेस है, उसको लेके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल मेथड है। सेकंड वन, दिस मेथड इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी जो कॉमन मैन है वो समझ सकता है ये कैसे कैलकुलेशन हुआ है। हाँ, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि SLM है या नहीं। Third one, since the amount of depreciation remains identical every year, no frequent computation of depreciation is required. यानी कि अगर आप अकाउंट लिखते हो, अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो हर साल आपको ये डेप्रिसिएशन अमाउंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। Once you find out the amount through the particular formula, there is no need to find out every year, क्योंकि वो SLM है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो हर साल सेम जाएगा। दैट इज द थिंग। तो ये तीन इसके बेनिफिट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज डिसएडवांटेजेस। लिमिटेशंस है उसके, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू नो दैट वन। सो एज पर द पर्टिकुलर एडवांटेजेस वी डिस्कस दैट ये इसके कई बेनिफिट्स भी है बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है। लेट्स सी फर्स्ट वन। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल एवरी ईयर। हर साल ये अमाउंट आइडेंटिकल रहेगा, वो हमने देखा। सो नो अप्रोप्रिएट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। आपको मेंटेनेंस रखना है और थियरी पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द डेप्रिशिएबल असेट्स में से जो आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है उसमें और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में, वो बैलेंस रहना चाहिए। यहाँ इस मेथड में ये बैलेंस नहीं रहेगा। दैट मीन्स नो अप्रोप्रिएट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन दैट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। हालांकि दोनों एक्सपेंस है, एक नॉन कैश है एक कैश है। क्यों ऐसा होता है, क्यों बैलेंस नहीं रहेगा, उसका भी रीज़न होना चाहिए ना। लेट्स सी, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अ न्यू एसेट द रिपेयरिंग एक्सपेंस कम्स मिनिमम एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट इंक्रीजेस। तो अगर उसकी 10 साल की हमने जो भी नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ डिसाइड की है तो शुरुआत के 3, 4, 5 साल में तो उसमें 3 साल समझो, पकड़ के चलो 3 साल तक कोई भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस नहीं आएगा। तो तब तक तो जितना हमारा पर्टिकुलर 1000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आता है हर महीने जाएगा, तो 10 साल तक डेप्रिसिएशन 1000 ही जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ। अब रिपेयरिंग क्या होगा, मेंटेनेंस। 4th साल मीन्स 4th ईयर में आ गया 500 रुपीज़, 5th ईयर में आ गया 1500 रुपीज़। थोड़ा अच्छा चला, 1 साल कुछ नहीं आएगा, चलो समझ लेते नहीं है, रिपेयरिंग तो होता ही है, मशीनरी है तो समझ लो 750 है। फिर उसके बाद चलो आगे लेके चलो 1500, फिर 2000, फिर 3000, फिर 3500। सो ये सब 10th ईयर आएगा तब इतना बढ़ जाएगा क्योंकि उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, तो बैलेंस नहीं रहेगा। दैट एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे जैसे ईयर ख़त्म होते वैसे आपका डेप्रिसिएशन तो सेम रहता है, मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा।
तो वहाँ बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरी मेथड में ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो भी हम सीखेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखो द रीज़न इज देयर कि वाई बैलेंस इज नॉट मेंटेन, क्योंकि रिपेयरिंग एक्सपेंस शुरुआती जो साल होते हैं उसमें कम होता है। इनिशियल ईयर्स में इट इज़ वेरी लेस, बट आफ्टरवर्ड्स इट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ यूज मे बी इज सेम, बट द પર્ટિક્યુલર તમે જે વર્ષોનો યુઝ કરો છો એની રાઈટ દેટ ઇઝ 10 વર્ષ। तो समटाइम इट हैपन्स कि व्हेन यू आर यूजिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड उसके ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, और आपको मालूम भी है कि जैसे जैसे साल ख़त्म हो गया उसकी एवरेज भी कम हो जाएगी। वो मशीन होगा कि कोई भी बस कोई भी चीज़ राइट सिंपल છે, વર્ષો વર્ષ થાય એટલે પછી એમાં ઘટાડો થાય। સો દેટ ઇઝ ધ थिंग। नेक्स्ट वन हियर इट इज़। So this is the first number disadvantage. Second one, under this method interest on capital is ignored because whatever the amount you invested to purchase the machinery, behind that maybe sometimes you took a loan, maybe sometimes you are given means whatever the amount is given by you from the business, that is capital. So उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो तो हम ध्यान पर लेते ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो उसे ध्यान पर लेना चाहिए ना। व्हेनेवर इट इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट। आप जब उसको बिजनेस में डालते हो या कैपिटल को, आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये भी थियरी पोर्शन मैंने चलाया ना 6 चैप्टर में। तो वैसे वो मशीनरी में जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर किया जाता है, ये उसकी लिमिटेशन है। तो 2 लिमिटेशन याद रखो सिंपल से। हर साल एक ही टाइप का जो डेप्रिसिएशन आता है उससे बैलेंस मेंटेन नहीं होता है डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस एक्सपेंस में। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया जाता है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वन, ये कौन सी एसेट्स के लिए ज़रूरी है और अप्रोप्रिएट है, फॉर विच एसेट इट इज़ अप्रोप्रिएट। अब समझ लो ये मेथड एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, राइट, इसीलिए हमने यहाँ रखी है। मीन्स हमारे सिलेबस में है, रूटीन में हर साल बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े यूनिट्स, फैक्ट्रीज इसका यूज़ करती है। तो फिर इसका लिमिटेशंस है, तो फिर क्यों इसको रखा है। लेकिन कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके लिए ज़रूरी है। लेट्स सी कौन से बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है। दिस मेथड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ कैन बी डिटरमाइन वेरी ईजीली। अगर आप मशीन परचेस करते हो कोई एक कंपनी से, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ वो मैन्युफैक्चरर आपको बताता है कि इसको 10 साल तक कुछ नहीं होगा। अब वो तो उसका मैन्युफैक्चरर है, उसको तो मालूम होगा ही। लेकिन कई बार वो 10 से ज़्यादा 15 साल भी काम करता है, लेकिन उसने वो यूज़फुल लाइफ बताई है 10 साल के लिए। अगर आप उसका यूज़ ही नहीं करते तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन लाइफ बढ़ जाएगी, वो भी सही बात है। तो यूज़फुल लाइफ डिसाइड हो सकती है ईजिली। यू कैन ईजिली डिटरमाइन द यूज़फुल लाइफ ऑफ द सो एंड सो मशीनरी, सो एंड सो एसेट, then and then you can utilize this particular method that is appropriate for that asset। See the example for the leasehold properties। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि 10 साल से ज़्यादा आपके पास नहीं रहेगी, 20 साल से ज़्यादा आपके पास नहीं रहेगी, जो हम उसको बोलते हैं गीरो। गीरो लीधे लीजिए जमीन हो, जमीन पर तो आपने नहीं लगा होता, पर गीरो लीधे लीजिए पर प्रॉपर्टी से एनी ऊपर। सो इट इज़ फॉर मैक्सिमम 10, 15, 20 ईयर्स। बहुत कम, ज़्यादा जोर लगा हो तो 30 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब वो भी कम होगा, 10 साल से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देन आफ्टर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये तीनों तो आपको मालूम है, उसका तो हम रिटर्न ऑफ करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, है। यानी बिजनेस हम उसको हर साल निकाल ही देते हैं परसेंटेज, कि वो 3 साल तक होता है, 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि ट्रेडमार्क आप लो तो एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, और 3 साल तक उसका कोई भी ऐसा ज़्यादा एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ज़्यादा मिले। वो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवा दो, उसके बाद हाँ रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि एवरी ईयर उसकी अमाउंट निकल जाती है, 3 साल के बाद नया अमाउंट पे करना पड़ता है। दैट इज़ द थिंग। ओके, ऐसा भी कॉपीराइट और पेटेंट में भी होता है, सब साल भर में आपको पेमेंट करना पड़ता है। सो दैट इज़ द थिंग अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो हमने 5 पॉइंट देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो भी है वो कैसे डिसाइड होती है, 2 अलग अलग फार्मूला है। उसके बाद हमने बेनिफिट्स देखे, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएबल और अप्रिशिएट। सिंपल थिंग कि वेयर इट इज़ particularly which type of the assets are coming under this SLM, or you can say which assets is appropriate under this fixed installment method। लास्ट में देखा कि कई ऐसी एसेट्स होती है जो मेन एसेट्स है उसको या हम नहीं रखते, लेकिन बिजनेसमैन अब मोस्टली इस मेथड को ही कॉमन में यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी हमने जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू SLM, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या जाएगी। आपने डिसाइड तो कर लिया कि ये अमाउंट है, मशीनरी पर इतने परसेंटेज लगेगी, है, लेकिन वो कैसे हमको लिखनी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेट्स सी फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो अब ये मशीनरी 10 साल तक चलेगी, तो हर साल आपको उसकी एंट्री तो देनी ही पड़ेगी, राइट। ये तो सैलरी नहीं है कि प्लस माइनस होती रहेगी, ये वेजेस नहीं है कि प्लस माइनस होते रहेंगे, राइट। इसको याद रखना है, पहले साल में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, दूसरे साल में थोड़ी कम, तीसरे साल में थोड़ी कम, चौथे साल में कम, यानी दूसरे साल से शुरू करके 10 साल तक सिर्फ डेप्रिसिएशन के ही हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उसकी एंट्रीज ज़्यादा होगी। यानी पहला साल है, यानी आपने मशीनरी परचेस किया है ना, तो परचेस की एंट्री आएगी, पेमेंट आप करोगे उसकी एंट्री आएगी, हाफ पेमेंट किया तो उसकी एंट्री फिर जब पेमेंट करोगे तब आएगी, राइट। उसके बाद जो साल ख़त्म होगा तब उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। कीप इन माइंड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, every year at the end of the year the depreciation amount is recorded in the books of account। वो हम शुरू से नहीं लिखते हैं, याद रखना, वो अमाउंट हमें लिखनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च को हम लिख सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप लिखोगे तो मे बी लास्ट तक तो आपको उसको ले जाना ही पड़ेगा, तो हम ईयर के एंड में इसको लिखते हैं, और वो भी हमने आपको समझा दिया कि एंड ऑफ द ईयर ही लिखना है। चलो एंट्रीज, ये पहले साल की है, ये जो एंट्रीज आपके सामने है वो पहले साल की है। जनरल एंट्री है, कॉमन रहेगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री, व्हेन एसेट इज परचेज, द फर्स्ट एंट्री इज व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द एसेट्स एज पर द रूल। एसेट्स कम्स इन, यानी रियल अकाउंट है तो एसेट्स कम्स इन, जो भी एसेट आएगी उसका नाम लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एसेट एंड नेम ऑफ द एसेट विल बी देयर इन योर एग्जाम्पल। एसेट अकाउंट डेबिटेड, कॉस्ट प्राइस आएगी, यहाँ पर आएगी कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज बाय कैश or when you are giving the check, so bank is the giver। Rule number 2, real account, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out। अगर आप पूरा कैश से लेते हो तो बैंक या कैश, अगर कैश से नहीं लेते हो, हाफ लेते हो तो गिवर नेम लिखना है। तो यहाँ पेमेंट हो जाता है तो बैंक अकाउंट, परचेज प्राइस लिखना है। देखो यहाँ आपको परचेस प्राइस लिखना है, जो भी वो आपने प्राइस से परचेस किया है वही लिखना है, राइट। और लास्ट में तो बैंक और कैश, ये कैश क्यों आया है, बिकॉज एक्सपेंसेस आर पेड। यहाँ हम कैश से परचेस कर सकते हैं, लेकिन जब मशीनरी आप परचेस करते हो तो कोई भी ट्रेडर या कोई भी बिजनेसमैन होगा वो कैश नहीं देगा, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख 5 लाख 10 लाख इसकी मशीनरी की प्राइस कैसे नहीं पे की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज थ्रू बैंक परचेज प्राइस, हाँ याद रखना। और बैंक कैश यानी कि एक्सपेंसेस पेड होते हैं। तो यहाँ आएगी कॉस्ट प्राइस। आपको मालूम है कौन कौन से एक्सपेंसेस, राइट, 3 एक्सपेंसेस तो थे, राइट, वो याद रखना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको मालूम है, राइट। फिर जो भी चलिए इसके इंस्टॉलेशन प्राइस जो आती है वो, यानी हमने वो आपको फॉर्मूला दिया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, 3 आ गई। तो तीनों के तीनों मिलाकर लिखनी है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ आएगी सिर्फ परचेज प्राइस, बाकी एक्सपेंसेस जो भी आप पेड करते हो दोनों साथ में लिख सकते हो, है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है दोनों। सो ये थी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, ये एसेट परचेज की थी। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब 31 मार्च को आपको इसको रिकॉर्ड करना है। एज यू नो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो रूल नंबर 3 दैट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम गेन। तो डेप्रिसिएशन एसेट पर लगता है और वो एक्सपेंसेस में आता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, सिंपल थिंग। एक्सपेंस है तो टू एसेट अकाउंट कहाँ से लेंगे हम, वो कट होगा एसेट से। तो जो एसेट की अमाउंट यहाँ हमने डेबिट किया था उसमें से हम डेप्रिसिएशन कट करेंगे, माइनस करेंगे, और वो आएगा द पर्टिकुलर एसेट। एसेट गोज आउट, क्योंकि ये एसेट समझ लो ये एसेट हमारे बिजनेस से जाती नहीं है, लेकिन उसमें से जो पर्टिकुलर अमाउंट हमने यूज़ किया है, जो परसेंटेजेस हमने इस साल के लिए यूज़ किए एसेट के, वो माइनस हो गए। दैट इज़ वाई इट इज़ टू एसेट अकाउंट। सो पहले में परचेज द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस पेड, सेकंड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, ये चार्ज किया है हमने तो कट होगा डायरेक्टली। तीसरी, here it is, entry for closing down depreciation account
एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो लिस्ट हमने दिया था, आपको मालूम है, डिस्कशन भी हुआ था कि ऑल द एक्सपेंसेस से गुड से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स है वो सब जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंसेस और इनकम के जो भी अकाउंट्स है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मोस्टली जो पर्सनल है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, वो सब जाएंगे डायरेक्टली इन बैलेंस शीट, राइट। वो 5th चैप्टर में सब कुछ आएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो अकाउंट हम बंद करेंगे। आपको मालूम है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम करते थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे। सो एंड ऑफ द ईयर ही इसकी एंट्री देनी है, पूरे साल तो इसकी एंट्री देनी नहीं है हमें। सो एंड ऑफ द ईयर जब आप एंट्री देते हो और जो भी बैलेंस आएगा, कि किसी डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड, अपोजिट एंट्री एसेट अकाउंट क्लोज होगा, तो ये क्लोज होकर जाएगा कहाँ, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता है, ये सीधा जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, है। तो आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आप उसमें क्या लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस ही है, लेकिन ये ओपन नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है। दैट्स द थिंग। सो सी because profit and loss account expenses are there included in that one, so it is debited, so profit and loss account debited to depreciation account। इसकी सीधी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे, उसके डेबिट साइड लिखेंगे हम इजीली। क्या लिखेंगे, एसेट का नाम और जो भी अमाउंट है वो। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड 0 है यानी 1 साइडेड है, तो क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा, वो जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया हमें भेजना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ डेबिट बैलेंस है तो सिंपल थिंग है, ये इसका डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं वैसे ही, है, लेकिन यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है, हमें लिखना है सिर्फ डेप्रिसिएशन। सिंपल सा है, कोई इसमें नया नहीं है। पीछे इसका एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन हम देखेंगे उसमें, तब आपको मालूम पड़ेगा। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट ये डेप्रिसिएशन की डिसाइड की थी वही अमाउंट यहाँ आएगी, सेम टू सेम, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम अमाउंट। सो बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके सामने जो पर्टिकुलर आपकी जर्नल एंट्री है उसे याद कर लेना, ये हर साल लिखनी पड़ेगी। हाँ, ऊपर वाली जो ये वाली है ये हर साल नहीं लिखनी है, क्यों, क्योंकि वो परचेस की है, वो कॉमन आपको मालूम है कैसे परचेस की, लेकिन ये दोनों आपको हर साल लिखनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, नाउ ये तो पहले साल की बात हुई। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर टूवर्ड्स द एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर अंटिल द एसेट इज सोल्ड द कंप्लीशन ऑफ लाइफ। तो यह क्या हो सकता है, ये पहले अमाउंट एंट्री तो आ गई, चलो उसको जा देते हैं। ये एंट्री जो दोनों है आपको लिखनी पड़ेगी, कब तक लिखनी पड़ेगी, जब एसेट सोल्ड नहीं होती है। चलो आप एसेट सोल्ड नहीं करते हो तो कंप्लीशन ऑफ लाइफ 10 साल 20 साल जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है वो डिसाइड करनी है, और उसके हिसाब से आपको ये एंट्री हर साल देनी है। चलो दूसरे साल पर आ गए हम 2021-22 में, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो ये दूसरे साल की एंट्री है, देख लो। असेट जो परचेज किया था वो निकल गई, तो रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। यहाँ कितनी अमाउंट आएगी, जो डेप्रिसिएशन आपने डिसाइड किया है, क्योंकि SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पहले से जो डिसाइड किया है वही अमाउंट रहेगा, एसेट में से वो माइनस होगा, एसेट में भी उतनी अमाउंट। दूसरी एंट्री आएगी फॉर क्लोजिंग डाउन द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करना है और उसे ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एज यू नो इट इज़ द नॉन कैश एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है इन शॉर्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो सेम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों एंट्री याद रखना, हर साल ये एंट्री को हमें लिखना है, ये एंट्री हर साल आएगा, ये वाला। नाउ द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिस्क्लोज इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। जो 5th चैप्टर आएगा उसमें ये डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर हमारा चैप्टर है उसमें भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, तब मैं बताऊंगा, पीछे है एनुअल अकाउंट्स में इसकी एंट्री कैसे देते हैं। लेकिन जो लेज़र पोस्टिंग करते हैं उसके हिसाब से यहाँ भी उसका पोस्टिंग होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्लोज होगा, बैलेंस निकलेगा, बैलेंस
कैरी फॉरवर्ड भी होगा, ब्रॉट डाउन नहीं होता है, राइट, वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना, राइट। सो सिंपल थिंग, एनुअल अकाउंट्स में डेबिट साइड पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड ऑल्सो इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। तो पहला जो हमने एंट्री दिया, राइट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने कवर नहीं किया, ये एसेट से जाएगा, तो ये एसेट में कट करना पड़ेगा ना हमें, तो बैलेंस शीट में ये एसेट में इतनी अमाउंट कट हो जाएगी एवरी ईयर, राइट। समझ लो 10,000 का मशीन है, मशीन कॉस्टिंग ₹10,000, एवरी ईयर 1,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट मशीन, तो हर साल 1,000 रुपया वो बैलेंस शीट में से कम होता जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है वो आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, राइट। सो इट इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर दी आवर फर्स्ट मेथड SLM और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। जनरली हम यूज़ करते हैं SLM, याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन जो है ये सब कुछ कवर कर लेगा फॉर द SLM, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना पहले तो, राइट। अगर कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो तो मुझे बोलना, आई विल क्लियर एवरीथिंग, राइट। ऑल्सो इसमें एवरी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। कैसे, लेट्स सी। सिला लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन फॉर ₹48,000 ऑन 1 अप्रैल 2012, और इस डेप्रिसिएशन के जो भी एग्जाम्पल आए उसमें ईयर खास याद रखो, कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। अब ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ है तो 31 मार्च को ही ख़त्म होगा ऑब्वियसली, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ईयर दिए जाएंगे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सो डेट याद रखना, राइट। एक्चुअली हमारे सिलेबस में ऐसा कोई सम नहीं आएगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च पर ही ख़त्म होता है हमारे पर्टिकुलर इंडियन जो मेथड है उसमें हम बात करते हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद जब हम मशीन सेल करेंगे उसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, वो पीछे की बात है। सो मशीन हमने परचेज किया है 48,000 में 1 अप्रैल 2012 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ मशीन वॉज ₹2,000, तो एज यू नो दैट वन वी हैव टू ऐड दिस वन इनटू मशीन। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस मशीन इज़ 10 ईयर्स, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम कैसे पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे, राइट। ऑल्सो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ₹10,000, तो हमें उसकी भंगार कीमत, आपको मालूम है स्क्रैप वैल्यू, उसको हम 10 साल के बाद बेचेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, तो 10,000। अब देख लो, हमने मशीन परचेज़ किया है 2012 में, 2022 में ये मशीन की स्क्रैप वैल्यू 10,000 रहेगी, तो 38,000 हम समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू डाउन हो गई। ये सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो 48,000 उसकी प्राइस, 2,000 मशीन का जो टोटल इंस्टॉलेशंस उसको इंस्टॉल करने का जो भी एक्सपेंस है वो है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 10,000 है और उसके 10 साल तक चलने की आवश्यकता है। सो डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन हमें ढूंढना है। ऑल्सो सी एनुअल डेप्रिसिएशन रेट, उसका फॉर्मूला मैंने दिया है, राइट। आर इज इक्वल टू D/C × 100, तो वो हाँ यहाँ यूज़ करेंगे। और उसमें मेथड भी दिया है सी SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि दूसरी भी मेथड हमारे सिलेबस में है। वंस अगेन याद रखना हमारे पास 2 ही मेथड है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है एग्ज़ाम में कौन सी मेथड यूज़ करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको यूज़ करना है SLM, याद रखना, राइट। ये कॉमन है, बारी बारी आपको याद कराने की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है। सो SLM यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी इज़ एंडिंग ऑन 31 मार्च, इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू। ना भी दी हो तो आपको मालूम है कि हम 31 को उसको कम्प्लीटली बंद करते, लेकिन यहाँ स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं किया, हमने मशीन परचेज़ किया था 1 अप्रैल को ऐसा बोला है, इसीलिए उन्होंने ये मेंशन किया कि 31 मार्च। प्रीपेड जर्नल एंट्रीज पहला, मशीन अकाउंट दूसरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट तीसरा, ये तो हमें बनाना है। दैट इज़ फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी हमें इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है स्टूडेंट्स, उसका मशीन अकाउंट बनाना है, उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, उसके साथ ये सब कुछ 3 साल के लिए करना है, राइट। तो एवरी ईयर की जर्नल एंट्री, एवरी ईयर का मशीन और एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन, तो ये तो एवरी ईयर करना है, तो हमारे पर्टिकुलर सम में हम साथ में करेंगे, लेकिन जब हम रियल अकाउंट लिखते हैं तो एवरी ईयर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अलग से देनी पड़ती है। उसके साथ और कुछ भी करना है। सी डिस्क्लोज अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ इट इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर,
राइट। यानी फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में तो आती ही नहीं, बिकॉज ये गुड से रिलेटेड नहीं है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 में आएगी फाइनल अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट होंगे और बैलेंस शीट में एसेट में से कट होंगे। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम कराने के लिए चैप्टर 5 में डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या है उसके लिए दी गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर 1। हियर इट इज। पहला हम ढूंढेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। उसकी फॉर्मूला है, याद कर लेना, D इज इक्वल टू C माइनस एस बाई एल। अब ये क्यों यूज़ करते हैं? तो हमें कॉस्ट प्राइस दी है, हमें स्क्रैप वैल्यू दी है और हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी दी है। नहीं, परसेंटेजेस तो है नहीं। अगर परसेंटेजेस होते तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके पहला हम D यानी डेप्रिसिएशन है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, दैट इज़ 48,000, राइट। लेकिन कॉस्ट प्राइस तब मिलेगी जब कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसमें होंगे तो, यानी 2 एक्सपेंस आते हैं, कुल 3 चीज़ें आती है कॉस्ट प्राइस में, परचेस, इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है नहीं तो इंस्टॉलेशन ऐड कर देते। परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दैट इज़ 48,000 प्लस 2,000 दैट इज़ 50,000 हो गया। स्क्रैप वैल्यू हमें दी हुई है, राइट। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10,000 रुपीज़, तो स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज़ 10,000। नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू टोटल लाइफ इन ईयर्स दैट इज 10, यहाँ पर दिए देख लो। अब उसको डालते हैं हमारे फॉर्मूला में, D इज इक्वल टू C माइनस एस, तो 50,000, राइट। हमारी कॉस्ट प्राइस जो हमने ढूंढी, C माइनस एस में कॉस्ट प्राइस ढूंढी हमने 50,000, उसको लगाते हैं माइनस स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है 10,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ दैट इज ईयर 10 ईयर, तो 50 माइनस 10 40 10, so by default 0 4,000 rupees. So this is the amount of annual depreciation. तो हर साल हम इसमें से 4-4 हज़ार निकालेंगे, दैट इज द थिंग। अब आगे देखो, हमें एक और पॉइंट भी बोला है, एनुअल डेप्रिसिएशन तो ढूंढ लिया हमने, एनुअल डेप्रिसिएशन रेट। तो रेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, वो भी याद कर लेते हैं, R इज इक्वल टू डी बाई सी माइनस R इज इक्वल टू डी बाई सी इंटू 100। तो वी हैव डेप्रिसिएशन अमाउंट 4,000 आ गया है हमारे पास, राइट। सॉरी, यहाँ पर आपको नहीं लिखा होगा शायद, ये लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन R इज इक्वल टू डी बाई सी इंटू 100। सो सिंपल, डेप्रिसिएशन हमने ढूंढा 4,000, राइट। कॉस्ट प्राइस अपने पास है 50,000। यहाँ स्क्रैप वैल्यू माइनस करके मत लिखना, हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है, स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस जो भी हमने ढूंढा वो ये वाला 50,000 लिखना है इंटू 100। तो सिंपली ये परसेंटेजेस ढूंढने, 100 हमको लिखने ही है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। 4 निकल जाएंगे तो कितना रहेगा, 400 बाई 50, राइट। 8 5 जा 50, सो दैट इज 8,000। तो सॉरी 8%, तो 4,000 बाई 50,000 इंटू 100, वो याद रखना। ओके, कैलकुलेशन और कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, उसका यूज़ करना जरूरी है। ओके, सो सिंपली 4,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, 8%। सो एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8%। तो अब सीधी तरीके से आप अगर एनुअल रेट आपको दिया हुआ है और if you want to find out the total amount of depreciation, easily you can, because we have the cost price rupees 50,000 into 8%, you will get by default 4,000. कैलकुलेशन बहुत ईजी है। नाउ हमारा दूसरा जो पोर्शन है अंडर द पर्टिकुलर सम, दैट इज फॉर द अकाउंटिंग ईयर वी हैव टू राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज फॉर 3 years. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की डिस्कशन इस सेशन में भी हमने कर लिए। सो पहले हम 1 अप्रैल को परचेस कर रहे हैं, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को हम उसको डेप्रिसिएशन काउंट करके फॉरवर्ड करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 1 साल की एंट्री होगी, राइट। याद रखना, हम ऐसी कंट्री में हैं जहां सिर्फ अप्रैल से मार्च कैलकुलेट किया जाता है। बहुत कम कंट्रीज है जिसमें ये फॉलो होता है, इंडिया उसमें से एक है। बाकी सब जगह 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन हमारी कंट्री में बरसों से ये चलता है। रीजंस बहुत सारे हैं, तो उसको हमें फॉलो करना है। ये चीज़ आपको इसलिए बताता हूँ कि ईयर चेंज होगा,
12 से 13 हमारा सिलेबस जो पर्टिकुलर है वो इसी को फॉलो करता है, राइट। 12 13 यानी कि 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22। अब जो आएगा वो 21 22 आएगा, जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपका तो 20 21 तक ही रहेगा। सो हमारे पास जो हमने ईयर सेट किया है वो 12 है। सो ये जो हमारी डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो 13 में आएगी। एक्चुअली द ईयर फॉर आवर फाइनेंशियल ईयर इज द 1 ईयर, तो एक ही है लेकिन 2 सालों में बटा रहेगा, याद रखना। लेट्स सी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ईयर्स। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीला लिमिटेड, हमारा कॉमन जो हेडिंग है वो रहेगा। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेट, 1 अप्रैल। अभी तक हमने जो भी डेट दी थी वो सब फर्स्ट से लेके 31 तक जो भी जनरल एंट्रीज दी है उसमें दी थी वो डेट लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको, जो डेट दी है वही लिखो। 1 अप्रैल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आनी चाहिए। 1 अप्रैल 2012 में हमने मशीन परचेज किया, एसेट्स कम्स इन, मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिटेड, दैट इज अमाउंट 50,000। ये अमाउंट हमें लिखनी है जो भी हमने आगे बोला था कॉस्ट प्राइस, राइट। तो हमें कॉस्ट प्राइस लिखनी है। सो कॉस्ट प्राइस, बैंक इज द गिवर, बैंक कितना अमाउंट पे कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी हमने परचेस किया है बाय कैश, तो टू बैंक, बैंक इज द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट हम पैसे देते हैं 48,000, राइट। क्योंकि जो 2000 है वो हमारे लिए परचेस प्राइस नहीं है, वो इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस है, यहाँ लिखना है परचेस प्राइस, और बाकी के जो 2000 है वो हमने पे किया फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इट विल बी पेड बाय द कैश। सो टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट 2000 रुपीज़। ये कॉमन है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीन कम्स इन, राइट, बैंक इज द गिवर, कैश गोज आउट। अमाउंट आगे, बीइंग मशीन ऑफ रुपीज़ 48,000 परचेस्ड एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक, ये पेमेंट हमने चेक से दिया ऑफ रुपीज़ 48,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस रुपीज़ 2,000 पेड बाय कैश, ये वाला, राइट, दैट इज द थिंग। अब ये तो सिर्फ एक एंट्री हुई, राइट, ये मशीन परचेज की, अब ये हर साल नहीं आएगी, ये ख़त्म हो गई, लेकिन हर साल जो एंट्री आएगी वो देख लेते हैं। पहले साल हमने मशीन परचेज किया 1 अप्रैल 12 को, ये ख़त्म होगा ईयर 31 मार्च 2013 को, सी। तो ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हम मोस्टली लास्ट यानी ईयर ख़त्म होने के बाद ही लिखते हैं। सो 31 मार्च 2013, दैट इज द थिंग। तो यहाँ में लिखना है 31 मार्च 2013। डेप्रिसिएशन दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। हमने ढूंढा है डेप्रिसिएशन 4000 ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन। तो 4000 कहाँ से जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मशीन, मशीन में से हम उसको कट करेंगे। सो टू मशीन अकाउंट 4000 रुपीज़, सिंपल। सो ये एंट्री हर साल जाएगी जब तक हम मशीन नहीं बेचेंगे या फिर उसके जो यूजफुल ईयर है वो ख़त्म नहीं होते, सिंपल, राइट। सो 31 मार्च को एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 4000 टू मशीन अकाउंट 4000, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 4000 इज रिकॉर्डेड। ये दूसरी एंट्री आई इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तीसरी एंट्री, जो डेप्रिसिएशन हमने डेबिट किया है उसे हम क्लोज करके ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करते, नेक्स्ट ईयर के ले जाएंगे मीन्स उतनी अमाउंट कम हो जाएगी और उतना हमारा एक्सपेंस है तो उतना प्रॉफिट भी कम होगा, लेट्स सी। तो उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 31 मार्च 2013 में दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके जर्नल एंट्री के हिसाब से हमें पोस्टिंग भी करना है, तो पोस्टिंग में आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाता है। सो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4000, ये जो अमाउंट थी वही, और ये जो डेबिट किया था डेप्रिसिएशन अब हम क्लोज करके उसको ले जाते हैं क्रेडिट साइड। सो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000, यू नो दैट वन एक्सपेंसेस आर नेवर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड बट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर क्लोजिंग एंट्री, राइट। चैप्टर 8 में हमने देखा था आई थिंक, राइट, जनरल प्रॉपर में आपको मालूम है, सॉरी 9 में। सो आपको मालूम है जनरल प्रॉपर में कि कैसे हमने क्लोजिंग एंट्रीज दी थी। सो दैट क्लोजिंग एंट्रीज आर यूजफुल हियर। सो ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करता है तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। तो यानी इस साल के लिए डेप्रिसिएशन कुछ नहीं रहा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसका, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 4000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दैट इज द एंट्री नंबर 1 फॉर फर्स्ट ईयर, राइट। ये परचेस की एंट्री, ये डेप्रिसिएशन जो हमने
कैलकुलेट किया और मशीन से डिडक्ट किया उसकी एंट्री, और ये एंट्री जो हमने एंड ऑफ द ईयर हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया उसकी एंट्री। तो ये 3 एंट्री पहले ईयर के लिए। दूसरे ईयर के लिए अब देखते हैं सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में मशीन परचेस की कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि मशीन ऑलरेडी हमारे बिजनेस में आ चुका है। अब जो एंट्री आएगी वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की आएगी। सी 31 मार्च 2014 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 4000 कुछ और नहीं लिखना है, सेम टू सेम डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 4000 रिकॉर्डेड जो यहाँ लिखा था सेम एंट्री यहाँ रहेगी। ये सेम एंट्री रहेगी 15 में भी। अब दूसरी एंट्री, ये जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया उसको एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 31 मार्च 2014 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 सिंपल। बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 4000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सो इट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। देख लेना बुक में मिस्टेक हो तो यहाँ प्रॉफिट लिख देना, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हुई सेकंड नंबर, सेकंड ईयर की। हमें लिखना है 3 साल का, राइट। तो तीसरे साल की भी देख लेते, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। हियर इट इज 31 मार्च 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 4000 टू मशीन अकाउंट 4000 बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 4000 इज रिकॉर्डेड और इट इज ट्रांसफर टू एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 31 मार्च 15 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 4000 ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब हम यहाँ साथ में लिखते हैं इसलिए टोटल भी सेम ही आएगा, लेकिन एवरी ईयर जब हम रूटीन में लिखते हैं तो पहले साल की 12-13 की एंट्री आएगी, फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दूसरे साल की 14-15 की, तीसरे साल की 15 की, दैट इज 12-13, 13-14, 14-15। फिर नेक्स्ट ईयर का लिखना होगा, 10 साल तक चलेगा ये। 10 साल के बाद कुछ भी एंट्री नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा जनरल एंट्री का पोर्शन। अब जो हम जाने वाले हैं, राइट, वो आएगा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मशीन अकाउंट एंड एप्रिसिएशन अकाउंट। दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज। हियर इट इज लेजर ऑफ शिला लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट, और ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों हमने ड्रॉ कर दिए, मिसेस में है, तो अब उसमें एंट्री देनी है। अब याद रखना, अभी तक तो हम कौन सी एंट्री देते थे, सिर्फ एक ही साल की एंट्री देते थे और डेट हम लिख के क्लोज कर देते थे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ सेम चीज़ करनी है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करना है मशीन का। लेकिन याद रखना है ये एक साल के लिए नहीं है, तो नंबर ऑफ ईयर्स देखना, उसके बाद ही इसको ड्रॉ करना है, राइट। तो पहले 1 लाइन 2 लाइन का ड्रॉ करके मत रख देना, राइट। तो फॉलो करना है कितने साल के लिए रखना है। तो उसकी ओपनिंग आएगी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री आएगी और उसका डेप्रिसिएशन। तो एवरी ईयर 3 एंट्री तो उसमें होगी, डेबिट क्रेडिट मिला के। सो पहली एंट्री, इसके लिए हमें जनरल की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सब कुछ लेजर पोस्टिंग आ गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहली एंट्री हियर 1 अप्रैल को, याद रखना ये मशीन अकाउंट डेबिटेड 50,000, अपोजिट 2 एंट्रीज, राइट। तो यहाँ पर चले मशीन अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पर अपोजिट 2 एंट्रीज 1 अप्रैल 12 को टू बैंक टू कैश, आगे दोनों एंट्री, राइट। अब सेम टाइम ऑन दी स्पॉट, सेम टाइम टू बैंक अकाउंट 48,000 टू कैश अकाउंट 2,000। इसके सामने है वही अमाउंट लिखेंगे अपोजिट एंट्री में मशीन में। सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड मशीन, लेकिन हमें तो ये बनाना नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत है नहीं। कैश अकाउंट बनाना नहीं है तो उसकी ज़रूरत है नहीं। लेकिन याद करो हमने कैश बुक बनाया था, इसीलिए मैंने याद करवाया। मशीन परचेज ऑफ रुपीज़ सो एंड सो, अमाउंट पेड बाय चेक, है। तो हम उसको पेमेंट साइड लिखते थे, राइट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी द क्वेश्चन, उनके लिए खास ये है कि ये यहाँ आपका क्लियर हो चुका। ये जनरल एंट्री लिखी है हमने, पेमेंट साइड लिखेंगे 1 अप्रैल, वहाँ लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, बैंक में लिखेंगे 48, कैश में लिखेंगे 2,000, दैट इज 2 कॉलम में कैश बुक खत्म। इसलिए मैंने आपको याद करवाया। तो ये एंट्री हो गई दूसरी एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू मशीन अकाउंट, तो हमने डेप्रिसिएशन ड्रॉ करके रखा है, उसके डेबिट साइड लिखेंगे 4,000, राइट, अपोजिट में मशीन, और मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन 4,000। तो पहले जाते हैं हम डेप्रिसिएशन डेबिट एंट्री में। हियर इट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड, कीप इन माइंड द डेट 31 मार्च 2013, राइट। जो डेट लिखी है वही लिखनी है, अपोजिट एंट्री टू मशीन अकाउंट 4,000। सीधा चले जाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड, देख लो मशीन अकाउंट हमारे पास है, क्रेडिट साइड अपोजिट एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, ये वाला फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट वन, पहले साल की तीसरी एंट्री
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया है एक्चुअली, आपको मालूम है क्योंकि हमने बनाने का बोला है। तो अगर हम लेजर पोस्टिंग के तौर पर जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएंगे, यस इट इज़ देयर। सी दूसरी तरह मैं समझाऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया है, उसके डेबिट साइड आ गया तो मशीन डेप्रिसिएशन 4000। अब मशीन जो भी आपने डेप्रिशिएट किया है उसके क्रेडिट साइड पर देख लो, राइट। तो दैट इज़ द थर्ड एंट्री, 4000 की आगे। अब टू डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, सिंपल देख लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये वाला, क्रेडिट साइड 31 मार्च 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000, दैट्स ऑल। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का भी एंट्री आपको कैसे देने का है उसकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन याद रखना ये मैंने 1 साल की ही दी है, राइट। एवरी ईयर ये एंट्री देनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ओके। सो ये 1 साल की खत्म हुई। लेट्स मूव टू द अदर वन, ओके। ये जो मैंने आपको समझाया सिर्फ समझाने के लिए, अलग से मैं समझाता हूँ आपको। दूसरा सेकंड ईयर, अब बारी बारी हम पेज को ऐसे मूव नहीं करेंगे, आपको मालूम पड़ गया है कि सेकंड एंट्री कैसे देनी है। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। लेट मूव 2014। तो अब मशीन जो है उसकी एंट्री बाद में देते हैं, पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड अपोजिट एंट्री टू मशीन अकाउंट, डेट याद रखना 4000। अब मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पर देख लो, मशीन अकाउंट ये है क्रेडिट साइड पर, अपोजिट एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। ये समझाता हूँ बाद में क्लोज कैसे हुआ है एंट्रीज देने के बाद, फिर से एक बार उसको हम देखेंगे। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, वो हमें यहाँ नहीं देनी है, टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड अपोजिट एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 15 का, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 15 का टू मशीन। मशीन अकाउंट क्रेडिटेड ऑपोजिट एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000, सिंपल। तो यहाँ सब कुछ जर्नल के हिसाब से चलता है, राइट। तो ये तो हमने एंट्री दे दी, नेक्स्ट तीनों साल की। अब कैसे ये सब कुछ हुआ, लेट्स सी। सो पहले साल की हमने एंट्री दी, राइट, जो हमने मशीन नया परचेस किया उसकी एंट्री दी, डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया। अब देख लो डेबिट साइड का टोटल देखो, डेबिट साइड का टोटल नेचुरल, हमारे पास मशीन है, एसेट है, तो एसेट की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, तो ये ज़्यादा आएगा, तो 48 + 2 50,000। दोनों साइड सेम लिख दो, 50 लिख दिया। अब 50 में से हमें जो क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री हो तो उसको माइनस करना है, वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, तो यस द डेप्रिसिएशन एंट्री इज देयर। सो 50 - 4 दैट इज 46,000। सो दैट इज 31 मार्च 2013 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये 31 मार्च 2013 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। सेम डे यानी उस डे को ख़त्म करके दूसरे ही दिन पर 2013 1 अप्रैल 2013 नया साल शुरू होगा, वहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो मशीन की कीमत ये 1 साल के बाद हो गई 46,000, वो कीमत थी 46 + 4 50,000, यानी कि यहाँ पर वो 48 + 2 50,000 थी। उसमें से हमने डेप्रिसिएशन कट किया, तो अब मशीन की कीमत हो गई 46,000। नेक्स्ट ईयर हमने फिर से डेप्रिसिएशन कट किया ऑन द बेसिस ऑफ SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड 4000, तो ये ज़्यादा है तो 46 दोनों तरफ लिख दिया, उसमें से 4000 डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो सेम डे 31 मार्च 14 को, यानी ये सब कुछ लास्ट डेट पर ही होता है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 42,000। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 डेट अप्रैल को आएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। फिर से एक बार 15 को डेट खत्म होती है, लास्ट मंथ है, राइट, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 4000, तो ये ज़्यादा है 42 - 4 तो होगा, दोनों साइड से आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 38,000। ये चलेगा 10 साल तक। डियर स्टूडेंट्स, हर साल आपको ऐसा ही करना है, हर साल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन की कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। बाकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10 साल तक यही जाएगा, सिर्फ आपको ईयर बदलना है। डेप्रिसिएशन ये आपको इसीलिए शॉर्टकट वे में समझाता हूँ कि आपको मालूम पड़े, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, हर साल एवरी ईयर आपको ये एंट्री देनी है, ओके, लेकिन हर साल आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग रहेगा ना, मशीन अकाउंट अलग अलग रहेगा, बिकॉज हर साल नया बुक ऑफ अकाउंट आता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सब इन्फॉर्मेशन एक साथ में दी। तो ये पहला आया मशीन अकाउंट। अब जाते हैं हम डेप्रिसिएशन में। तो पहला ईयर था डेप्रिसिएशन का, उसमें हमने देखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 4000, राइट। उसके बाद वही डेप्रिसिएशन हमने क्लोज करके ले गए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो क्लोज हो गया, देखो। सो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रांसफ़र हो गया।
इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, याद रखना। फिर दूसरा साल 31 मार्च 2014 मशीन प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा साल सेम। तो ये जनरल एंट्री दी है तो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन नहीं होता है, ये एक्सपेंसिस है इसलिए, राइट। जो एसेट्स है टोटल, जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटीज़ है, पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड जो भी है, वो सब कुछ हमारा जाता है, डेटर्स क्रेडिटर्स सब कुछ जाता है हमारा बैलेंस शीट में एंड ऑफ द ईयर, ये याद रखना। इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, गुड्स का जाएगा ट्रेडिंग में। ओके, सो ये होगा डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास जो तीसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें बनाना है वो है अकाउंटिंग इफेक्ट्स इन एनुअल अकाउंट्स। ये एक्चुअली 5th चैप्टर में आपका डिटेल स्टडी है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सो देख लो, अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम सब अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाए डेबिट क्रेडिट, लेकिन यहाँ डेट का कॉलम नहीं रहेगा, याद रखना, राइट, क्योंकि ये होता है एंड ऑफ द ईयर, ईयर एंडिंग लिखा ही है। सो पर्टिकुलर अमाउंट देख लो, 2 मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। अगर आप जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है और आपने लेजर पोस्टिंग को फॉलो किया तो मैंने समझा कि ये कैसे आया, लेकिन डायरेक्टली आपको लिखना है, डायरेक्टली, राइट। सो आपको मालूम है जो लास्ट मंथ में होगा 31 मार्च 14, हमने ये 13 का बनाया है, तो देख लो 13 में ट्रांसफ़र हुआ, 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4000, तो यहाँ लिख दिया हमने 4000, राइट। ये तो पूरा लंबा आएगा, ऑल एक्सपेंसेस आर हियर, उसमें से इनकम और प्लस माइनस होगा, इनकम में से एक्सपेंस या जो भी होगा वो उस टाइम पे देखेंगे। और बैलेंस शीट में सी यू नो दैट वन, बैलेंस शीट हैज़ 2 साइड्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसकी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होती है, उसका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड होता है। सो दैट इज कैपिटल लायबिलिटीज एंड एसेट्स। हमें मशीनरी लिखनी है, वो हमारी एसेट्स है, तो मशीन लिखा हमने पहला जो परचेज किया था फर्स्ट ईयर पर, वो 50,000 माइनस, एज यू नो दैट वन, पहली एंट्री थी जो पहला हमने दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, राइट, उसमें हमने मशीनरी से 4000 कट किए थे, ये पहली वाली टू मशीन अकाउंट है, तो वो यहाँ डिडक्ट होगा माइनस डेप्रिसिएशन 4000, तो 46,000 आ गई मशीनरी की कीमत, देख लो पहले ईयर की होगी यहाँ पर है, ये दूसरे ईयर में ये, तीसरे ईयर में ये, 6-7 साल पर चलता रहेगा, 1 साल खत्म होगा उसके बाद इसकी एंट्री दी जाएगी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2। ओके, सो 1 दैट मीन्स क्या, ऑल्सो उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है और आपको मालूम भी है कि इन द अबव मेंशन इलस्ट्रेशन द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹50,000, 48 + 2000 हमने ढूंढा। इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 8% एनम पर एनम, तो 8% के हिसाब से हमें उसको ढूंढना है, इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। हमको कुछ नहीं दिया है, राइट, मैंने बोला कि पहले हमें परसेंटेज को ही मोस्टली फॉलो करना पड़ेगा। सो इफ द परसेंटेज आर गिवन टू यू, तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड कैसे होगा, सीधा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स इफेक्ट्स इन एनुअल अकाउंट्स वुड बी रिमेन सेम, कोई भी आएगा। अगर आप स्क्रैप वैल्यू वाला फॉलो करते हो, D = C - S/N और ये फॉलो करते हो तो भी सेम ही रहेगा, देख लो। एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन D = C × R/100, तो वी हैव द 8%, कॉस्ट वैल्यू इज 50,000, तो 50,000 × 8%, परसेंट यानी 100 आएगा। सो बाय डिफॉल्ट इट इज सिंपल 0,000,085 40 00 4000, यही अमाउंट हमने ढूंढी ना C - S के हिसाब से, 101% इट विल बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी है, वो याद रखना। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन डियर स्टूडेंट्स। याद रखना ये SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, वो हमने ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेकंड मेथड, दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन उससे पहले इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी अगर SLM के रिलेटेड डायरेक्टली, तो हम उसको लेंगे। सो कीप इन माइंड, एंड उसके लिए जो भी आपको जर्नल एंट्री से ड्रॉ करके रखना है वो करना, राइट। जर्नल एंट्री मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि अब आपको मालूम है, फिर भी पहला एग्जांपल है तो मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद उसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है और उसके बाद हमें उसकी लेजर पोस्टिंग के हिसाब से बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द इलस्ट्रेशन नंबर 1। कीप इन माइंड द ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन दिस सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आपके लिए, रहेगा भी, राइट। सो याद रखना इसे। थैंक यू।